हाय एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा 9th एंड 10th। मैं हूं आपका तनिष्क भैया एंड आपके ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के नोट्स फाइनली आ चुके हैं। थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि ज्योग्राफी में मैं बस इंश्योर करना चाहता था कि सब कुछ कवर हो जाए एनसीईआरटी का, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स की तरह इसमें कहानियाँ होती नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल भी होता है इसकी चीज़ें याद करना, क्योंकि वो जो कनेक्टिविटी होती है आपके बाकी सब्जेक्ट्स में स्टोरी के थ्रू, तो ईजिली होता है याद करना। बट ये सिर्फ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, थोड़ा अच्छे और प्रॉपर नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट जो नोट्स आपके बन के आए हैं वो काफ़ी बढ़िया बने हैं। लास्ट की 5 मिनट्स जो हैं वो वीडियो की काफ़ी ज़रूरी हैं, उन्हें ज़रूर देख के जाना। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन नोट्स को पढ़ना किस प्रकार से है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कितने रिविजन करने हैं, क्या इसमें एनसीईआरटी कवर्ड है भैया, हाँ। क्या इसमें पीवाईक्यूज हैं, हाँ। क्या इसमें केस बेस्ड स्टडीज, असर्शन रीजन, जो भी नया पैटर्न आया है सब कुछ कवर्ड है। अजी हाँ जी, सब कवर्ड है। तो भैया आप कह रहे हो कि नोट्स को पढ़ के मेरा ज्योग्राफी में एक भी नंबर नहीं कटेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं कटेगा। बस एक शर्त है कि आप इन नोट्स को 10 बार पढ़ लो। 10 बार, 10 बार मतलब 10 बार, 9 बार नहीं, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। सब्जेक्टिव नहीं है बट ऑब्जेक्टिव है, तो उसका एक वो भी है कि कहीं से भी, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया। इस अकेले पेज में से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इस पेज में यहाँ ये लिखा है, इतनी लाइंस में लिखा है। सब्सटेंसेस फार्मिंग में 4 लाइंस की डेफिनेशन थी, क्या क्या थी, सब रटा हुआ होना चाहिए। हाँ, रटा हुआ वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा याद करना पड़ता है। आपका जो पहला चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर। काफ़ी बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं। आपका ये पहले जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो ये एक लाइन आती थी, एग्रीकल्चर इज़ द बोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, तो आपको ये 1-1 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। फिर आपकी टाइप्स ऑफ फार्मिंग आ जाती हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। फिर कमर्शियल फार्मिंग में आपका एक प्लांटेशन फार्मिंग, उसकी एक सब कैटेगरी है। फिर एक इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। फिर आपकी क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ, जैद। जैद होता है जो रबी और खरीफ के बीच में होता है। फिर आपके आ जाते हैं मेजर फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मतलब जिनको हम खाते हैं, जैसे आपका राइस हो गया, वीट हो गया। तो फिर दूसरे कौन से होते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया। जूट के कपड़े बनते हैं, कॉटन के भी कपड़े बनते हैं। तो आपकी काफ़ी कंसाइज मैनर में, काफ़ी बढ़िया बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और पॉइंट वाइज बताया गया है। एनसीईआरटी में थोड़ा पैराग्राफ वाइज होता है तो याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये पॉइंट वाइज बता दिया है ताकि याद करने में आसानी हो। टाइम भी कम है, रिविजन भी ज़्यादा करने हैं, इसलिए ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी उस चीज़ में। फिर आपके ये रहे नॉन फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर में भी आपके 4 होते हैं, कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। जूट और हेम्प जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं जो कि सॉइल में उगाए जाते हैं। आपका रहा कॉटन, और आपका सिल्क। सिल्क होता है जो सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क वर्म्स मलबेरी लीव्स खाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं नोट्स बनाए हैं तो थोड़ा थोड़ा याद हो रखा है मुझे, इसलिए बोलता जा रहा हूँ साथ में। फिर आपके लास्ट में आ जाते हैं इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स टू हेल्प फार्मर्स, कि फार्मर्स की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए। तो इसमें आपके आ जाते हैं कि वेदर बुलेटिन्स चलाई गई टीवीज़ में, ये केसीसीएन पे स्कीम्स को लॉन्च किया गया। और आपका फिर एक लास्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सब्जेक्टिव होता था तो 4 से 5 पॉइंट्स में आता था। ये आपके 5 पॉइंट्स हैं, ये आप इन्हें पढ़ सकते हैं। फिर आपके एमसीक्यूज़ आ गए, आपके असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडीज़। काफ़ी एक्सटेंसिव बनाया गया है, मैंने ट्राई नहीं किया है। नोट्स शॉर्ट हैं क्योंकि टेक्स्ट साइज छोटा है और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन सब कुछ कवर किया गया है। मैं और छोटा करने की सोच रहा था बट कुछ भी मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने इतनी लेंथ तो रखी है। आपके नोट्स हैं 1, 2, 3, 3.5 पेजेस के, बट इसमें सब कुछ कवर्ड है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। फिर आपके आ जाता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी चीज़ें याद करनी होती हैं। तो इसमें जो पहली टेबल है, एनसीईआरटी में वापस पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, ढूंढना पड़ता है पॉइंट वाइज कौन सा पॉइंट किसका है। तो ये टेबल बना दी गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कैसे रिसोर्सेज को बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कैसे बांटा गया है, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो टेबल वाइज याद करना काफ़ी आसान रहता है। फिर आपका एक एजेंडा 21 आता है, एक छोटी सी डेफिनेशन है यूनिसेड के रिलेटेड। आपके यूज़ ऑफ लैंड, कोई भी चीज़ अगर बहुत बिखरी बिखरी हुई है उसको टेबल फॉर्मेट में कर दिया है ताकि याद करना आसान हो। हमें याद करना, भैया याद करना क्यों कह रहे हो, क्योंकि एग्जाम में रिकॉल पावर आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ भी आए रिकॉल रिकॉल रिकॉल, एकदम से फट से याद आना चाहिए।
फिर आपका सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन, फिर सॉइल इरोजन होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड डिग्रेडेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नोट्स में सारी कवर कर दी गई हैं। और फिर आपका लास्ट में आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया में भिन्न भिन्न प्रकार के शहरों में कैसी कैसी सॉइल्स होती हैं, एलुवियल, लैटेराइट, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाई वाटर रिटेंशन है, रेड टू ब्राउन कलर है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़। बेसिकली पूरा एक आपको सॉइल के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, उसके रंग रूप से लेके कहाँ तक वो पाई जाती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली पूरा इंसान को जैसे डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली रंग रूप से लेके कहाँ तक पाई जाती है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ आपको इसमें बताया गया है। लैटेराइट सॉइल है, ये ऐसी कंडीशंस में उगती है, ये यहाँ पाई जाती है, ये इस कलर की है। सिंपल। ये वाले क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वापस इसमें आपको सब कुछ याद होना चाहिए। तभी मैं कह रहा हूँ नोट्स को बार बार पढ़ना, लास्ट के 5 दिनों में 10 बार पढ़ देना, 10 नहीं 20 बार पढ़ देना। आपके ये असर्शन रीज़न हो गए, आपकी केस बेस्ड स्टडीज़ हो गई, इतना कर लिया, मोर देन इनाफ है। बस इन नोट्स को ही बार बार पढ़ते रहो। भैया ज्योग्राफी तो हो गया। हिस्ट्री की आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक शीट डाली है मैंने नीचे, उसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। नोट्स जो हैं आप हिस्ट्री में, मैं पर्सनली कहूँगा प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ो। 26 पेज का चैप्टर है, प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ो। नोट्स में मत जाना यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन वो 26 पेज से कम नहीं होंगे आपके नोट्स, समझ रहे हो। यहाँ पर तो आप काफ़ी कंसाइज कर सकते हो और कुछ भी छूटता नहीं है। ये ज्योग्राफी हो गया, इको हो गया, सिविक्स हो गया, लेकिन हिस्ट्री में प्लीज़ रीड द एनसीईआरटी। और मैं ट्राई करूँगा कि 2 से 3 घंटे में आपको चैप्टर पढ़ा भी दूँ और एक इम्पॉर्टेंट PYQ सेशन भी ले लूँ, क्योंकि हिस्ट्री में आपको मैं नोट्स दे दूँ और उसमें सब कुछ कवर्ड ना हो तो वो सही नहीं है, ना मैं अपने साथ जस्टिस कर रहा ना आपके साथ। तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ो और मैं ट्राई करूँगा आपके लिए 2 से 3 घंटे का एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो जाए और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस, MCQs हम प्रैक्टिस करें और एक परफेक्ट चीज़ होगी आपके लिए करने के लिए। और भैया ये सब तो बता दिया आपने, बट एग्ज़ाम में 5 दिन बचे हैं, नर्वसनेस हो रही है, धक धक होती है, बहुत ही चिंता होती है, मतलब है ना, रात को नींद नहीं आती है। इसका क्या करें, कुछ पढ़ा नहीं है। तो इसके लिए ना मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ लाया हूँ आपको, जिससे आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपको। क्या है वो भैया चीज़, ऐसा क्या ले आए आप? ये रहा है मेरा 10th का प्री बोर्ड का पेपर, और इसमें आपको मैं नंबर दिखा देता हूँ। 8 आउट ऑफ 20, 14 आउट ऑफ 20, 9 आउट ऑफ 20, 13 आउट ऑफ 20। तो ये 10th के प्री बोर्ड की बातें हैं। 10th में जब घुसे थे SST को कभी सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि NTSC वगैरह और ओलंपियाड्स के लिए पढ़ रहे थे हम, और थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी थे थोड़े। तो जब बोर्ड्स आए, प्री बोर्ड्स, तो देखा कि भाई SST में तो तैयारी है ही नहीं, मैथ्स वगैरह में फुल आ जाते थे, बट SST में तो देखो। बट फिर आया कि नहीं भाई, ऐसा तो कुछ है नहीं, 4 किताबें तो ही हैं, पतली पतली 4 किताबें हैं, ऐसा क्या है इसमें, जब मैथ्स पढ़ सकते हैं SST भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मन नहीं लगता, बोरिंग लगता है काफ़ी बच्चों को, बट तब मैंने ये नोट्स बनाए थे उस टाइम, जो आपके लिए इस टाइम तो काफ़ी टाइप करके, बहुत ही मॉडिफाई करके, काफ़ी दिमाग लगा के अभी नोट्स को बनाया गया है, बट उस टाइम मैंने लिखा था बहुत ज़्यादा। प्री बोर्ड्स थे और फिर जब फाइनल आने वाले थे उससे 10-15 दिन मैंने SST पढ़ा था, और उन 10-15 दिन में मैंने इतना रिगरसली पढ़ा, दिन में 12-15 घंटे रोज़ पढ़ा, कि फिर जब मैंने बोर्ड्स दिए तो लकीली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मैंने, और उसमें मेरे 96 आउट ऑफ 100 आए, और मुझे आज भी नहीं पता कि वो 4 नंबर कहाँ कट गए। तो जब मेरे 40 आए 80 में से, बेसिकली 50%, और फिर आप 15 दिन में इतनी ज़्यादा मेहनत करके 96 तक जा सकते हैं, तो ये नोट्स तो आपको एकदम बने बनाए मिले हैं। इन्हें 10 से 15 बार भैया बिलीवेबल नहीं लग रहा, इसीलिए मैं ये लाया था कि ऐसे ही ना बोल दूं मैं आपको कुछ भी कि देखो भाई 10 दिन में पढ़ो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, 100 नंबर आ जाएंगे। नहीं, मैं आपको प्रूफ के साथ कि देखो मेरे 40 नंबर आए थे, काफ़ी डिप्रेस था मैं कि यार SST में परफॉर्म नहीं किया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो ठीक है, कैसे पढ़ूंगा मैं। तो बैठ जाओ रूम में, हिलना नहीं है, रूम बंद कर लो, बस मम्मी को आने देना है खाना खाने, वॉशरूम जाओ, पानी पियो, सब एक जगह। सुबह 6 बजे बैठो, 7 बजे बैठो,
टाइम टेबल बनाओ ना बनाओ, एक टास्क होना चाहिए, आज दिन में मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ूंगा और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा रगड़ के रख दूंगा इसे, कि भाई उखाड़ के रख दूंगा। 10-15 दिन में इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मम्मी भी सोचे कि भाई क्या हो गया इस लड़के को। क्योंकि जो मेरे को अभी भी बहुत, क्या कहूँ, प्राउड फीलिंग आती है कि मैंने, भाई मेरे मतलब मैं बताता भी हूँ किसी को, आपको भी बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है कि देखो एसएसटी में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे, फिर मैंने इतनी पढ़ाई करी और मेरे इतने नंबर आए। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मेहनत करने से घिसता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, उन 10-15 दिन में नहीं पढ़ता, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, 10वीं के नंबरों से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा रिग्रेट तो रहता है, शुरू के 1 साल तो रहता है, या फिर आप कह दो 4-5 महीने तो रहता है कि और अच्छे नंबर ला सकता था मैं। अगेन कह रहा हूँ, दिमाग घिसता नहीं है। आज भी बड़ा प्राउड फील होता है कि देखो, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ द मार्क्स तो आते रहते हैं, बट वो जो एकदम से जो आपने इम्प्रूव किया, एकदम से 50 से 96 मार्क्स में गए, वो जो इम्प्रूवमेंट की सेटिस्फैक्शन होती है वो काफ़ी फुलफिलिंग होती है। तो आपके 5 दिन बचे हैं लास्ट के, 2 दिन पहले आपको हिस्ट्री सिविक्स के नोट्स दिए थे, उन्हें रगड़ दो, उन्हें पढ़ो, पूरे दिन वही पढ़ो, पूरे दिन आपके सामने वही होने चाहिए, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप एग्जाम्स में। और अब ये स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं देखनी है लास्ट के 4 दिन में, वो कोई हेल्प नहीं करेंगे आपको। नोट्स पढ़ो, थोड़ा सा आपको लास्ट मिनट में मैंने मोटिवेशन भी दे दिया आपको, जिससे बिलीवेबल लगे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा और कुछ भी हो जाए, बस इतना काफ़ी है। अब नोट्स पढ़ो लास्ट के 4 दिन में आपके, और रगड़ के रख दो। और एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप सब, एंड तब तक के लिए चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।